तो चलिए एक सफर पर निकलते हैं बस्तर की, जो छत्तीसगढ़ का दिल है। ये वो जगह है जो अपनी संस्कृति, अपनी इतिहास और अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती है। हम इस अनोखे संभाग की यात्रा करेंगे और उन खास बातों को जानेंगे जो सीजीपीएससी परीक्षाओं के लिहाज से बहुत जरूरी हैं। अच्छा, सबसे पहले एक सवाल। बस्तर को जनजातियों की भूमि या देवभूमि क्यों कहते हैं? देखिए, ये सिर्फ नाम नहीं है, ये इस इलाके की आत्मा को दिखाते हैं। तो आइए इन नामों के पीछे छिपे इतिहास और संस्कृति की परतों को खोलते हैं। तो सबसे पहले बस्तर को एक बड़े पैमाने पर समझते हैं। ये सिर्फ घने साल के जंगलों की जमीन नहीं है, बल्कि यहाँ पुराने राजवंशों ने अपनी एक गहरी छाप छोड़ी है। बस्तर का इतिहास देखें तो ये बहुत खास रहा है। ये छत्तीसगढ़ की जो 14 रियासतें थीं, उनमें सबसे बड़ी थी और यहाँ काकतीय राजवंश का शासन था। इसे साल वनों का द्वीप भी कहते हैं, क्योंकि चारों तरफ साल के घने जंगल हैं। और हाँ, गोंड और मारिया जैसी कई जनजातियों का ये घर रहा है, इसीलिए तो इसे जनजातियों की भूमि का दर्जा मिला है। और राजा पुरुषोत्तम देव की विरासत, वो आज भी यहाँ के 2 सबसे मशहूर त्योहारों में जिंदा है। एक तो है दुनिया भर में मशहूर बस्तर दशहरा, जो पूरे 75 दिनों तक चलता है, और दूसरा है गोंचा पर्व। ये त्योहार इस इलाके की सांस्कृतिक पहचान का एक अटूट हिस्सा है। अब हम बस्तर के दिल में एंट्री करते हैं, यानी जगदलपुर में। ये शहर सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर ही नहीं, बल्कि शिक्षा और संस्कृति का भी एक बहुत बड़ा गढ़ है। अच्छा, यहाँ पर एक छोटी सी बात है जिसमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उसे क्लियर करना जरूरी है। बस्तर ये पूरे जिले का नाम है और जगदलपुर उस जिले का हेडक्वार्टर है। परीक्षा में ये छोटा सा फर्क बहुत मायने रख सकता है। जगदलपुर का एक और नाम है चौराहों की नगरी, और इसका क्रेडिट जाता है काकतीय शासक रुद्र प्रताप देव को, जिन्होंने इस शहर को इतने व्यवस्थित तरीके से बसाया। उनकी दूरदर्शिता वाकई कमाल की थी। और जैसा कि हम देख सकते हैं, जगदलपुर सिर्फ एक प्रशासनिक शहर नहीं है। यहाँ इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज हैं, एक पूरी यूनिवर्सिटी है, और तो और मानव विज्ञान का म्यूजियम भी है। मतलब यह शिक्षा और संस्कृति का एक बड़ा हब है। जगदलपुर से निकलकर अब हम उस नदी के किनारे चलते हैं जो इस पूरे इलाके की जान है, उसकी लाइफलाइन है, शक्तिशाली इंद्रावती नदी। इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़ के अंदर ही अंदर पूरे 264 किलोमीटर का सफर तय करती है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्यों इसे बस्तर संभाग की जीवन रेखा कहा जाता है। ये यहाँ के जीवन और अर्थव्यवस्था दोनों को सींचती है। और यही इंद्रावती नदी भारत के सबसे शानदार कुदरती अजूबों में से एक को जन्म देती है। वो है चित्रकोट वाटरफॉल। इसकी विशालता और खूबसूरती के कारण इसे भारत का नियाग्रा कहा जाता है। जी हाँ, चित्रकोट भारत का सबसे चौड़ा वाटरफॉल है। इसकी जो घोड़े की नाल जैसी शेप है वो कमाल की है, और मॉनसून में तो इसका नज़ारा देखने लायक होता है। ये बस्तर की कुदरती शान का एक जीता जागता सबूत है। चित्रकोट से थोड़ा सा दक्षिण की ओर आगे बढ़ें तो हम पहुंचते हैं कांगेर घाटी। ये जगह जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी का एक अनमोल खजाना है। कांगेर घाटी के संरक्षण का इतिहास भी काफी अहम है। देखिए, 1982 में इसे राज्य का सबसे छोटा नेशनल पार्क बनाया गया, और सिर्फ 3 साल बाद 1985 में इसे एशिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व बनाने का भी प्रस्ताव था, जो इसकी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस को दिखाता है। ये पार्क सिर्फ 200 वर्ग किलोमीटर में फैला है। सुनने में शायद छोटा लगे, लेकिन ये छत्तीसगढ़ के राजकीय पक्षी, पहाड़ी मैना और इस इलाके की अनोखी बायोडाइवर्सिटी को बचाने में बहुत बड़ा रोल निभाता है। और कांगेर घाटी के अंदर तो जैसे एक अलग ही दुनिया है। एक तरफ तीरथगढ़ वाटरफॉल की गरज है, तो दूसरी तरफ कुटुमसर और कैलाश जैसी रहस्यमयी गुफाएं हैं जो चूना पत्थर की चट्टानों से बनी हैं। तो यहाँ एक और जरूरी फैक्ट है, जहाँ चित्रकूट सबसे चौड़ा वाटरफॉल है, वहीं तीरथगढ़ को छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा वाटरफॉल होने का गौरव हासिल है। ये परीक्षा के लिए एक बहुत जरूरी पॉइंट है। हमारी ये यात्रा अब राज्य के सबसे दक्षिणी छोर पर सुकमा जिले में खत्म होती है। अब बात करते हैं खनिज की। सुकमा जिला पूरे भारत में टिन के प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। गोविंदपाल और चिंतलनार जैसे इलाके इसके सबसे बड़े सेंटर हैं। ये फैक्ट भी अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। और ये फैक्ट तो वाकई में असाधारण है कि पूरे देश की टिन सप्लाई मतलब 100% यहीं छत्तीसगढ़ से होती है, और उसका भी ज्यादातर हिस्सा इसी इलाके से आता है।
बस्तर में नदियां सिर्फ झरने ही नहीं बनाती, सुकमा में सबरी नदी को ही देख लीजिए। ये ओडिशा के साथ एक नेचुरल बाउंड्री बनाती है और इस पर राज्य का इकलौता वाटरवे भी है जो कि 36 किलोमीटर लंबा है। ये इसे ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी खास बना देता है। तो इस पूरी यात्रा को अगर हम एक साथ समेटें तो बस्तर की एक पूरी तस्वीर हमारे सामने आती है। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि कैसे एक पुरानी रियासत आज एक इतना जरूरी एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है। यहाँ भारत का सबसे चौड़ा और राज्य का सबसे ऊंचा झरना है, कांगेर घाटी जैसी बायोडाइवर्सिटी है और टिन जैसा कीमती मिनरल भी है। बस्तर सच में विविधता और महत्व से भरा हुआ एक क्षेत्र है। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि कुदरत का ये खजाना, यहाँ की आदिवासी संस्कृति और इसका प्रशासनिक महत्व, ये सब मिलकर बस्तर के आने वाले कल को, उसके भविष्य को कैसे आकार देंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो इस अविश्वसनीय क्षेत्र की कहानी को और भी दिलचस्प बना देता है।